हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बहुत सारे लोगों के आग्रह करने पर कि उनको आर्थिक सर्वेक्षण और करंट अफेयर के भी रेगुलर कंटेंट चाहिए, तो मैंने निश्चय किया है कि मैं आपको करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण के रेगुलर वीडियो प्रदान करूँगा, जैसे मैं बाकी सीरीज के वीडियो प्रदान करता हूँ आपको। ठीक है, तो आज हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के पहले चैप्टर का आर्थिक स्थिति एक समीक्षा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ाने के तरीके और बाकी लोगों के पढ़ाने के तरीके में क्या फ़र्क होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट देखे हैं आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड। वो लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा डाटा रटाते जाते हैं एक साथ। देखो दोस्त, मेरा जितना अनुभव रहा है इस आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड, कि इसमें पूरा का पूरा डाटा कभी नहीं रट सकता कोई। ठीक है, और अगर कोई रट सकता है ना तो वो भगवान है। ठीक है, आप अभी रट सकते हो, ठीक है, लेकिन एट द इंस्टेंट एग्ज़ाम हॉल में आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इस पे थोड़ा डाउट रहता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही सलाह करूँगा आपको कि आप प्लीज़ पूरे के पूरे डाटा रटने के पीछे मत भागो। पुराने क्वेश्चन पेपर देखो और पुराने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ आप वो डेटा रखो। ठीक है, इसके बाद आपकी इच्छा होगी तो आप बुक उठा के रट लेना। और आर्थिक सर्वेक्षण का जो बुक है वो ये है। ठीक है, ये बुक मेरे ख्याल से आपको मार्केट में नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे डैड ने ला के दी है मुझे मंत्रालय से। ठीक है, और अगर आपको मिल जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या करिएगा, जिनके पास है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है तो आप गूगल में जाकर सर्च करिए छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 और उसके बाद आपको सांख्यिकी विभाग की वेबसाइट मिलेगी। आप वेबसाइट को स्क्रॉल करके नीचे में जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। जैसे ही आप पीडीएफ में टैप करेंगे तो आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा और लगभग 150 से 200 MB के बीच में होगा ये आर्थिक सर्वेक्षण। उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा रटेंगे तो आप बहुत सारे डेटा याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ, डेटा वही याद करिए जो आपको एग्ज़ाम हॉल तक याद रहे। ठीक है, अननेसेसरीली बहुत सारे जो क्रिएटर हैं आपके यूट्यूब पे, वो लोग, एक मैंने क्रिएटर का देखा यूट्यूब पेज और उसने क्या किया था, पूरा का पूरा आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा मार्क करके पढ़ा रहा है। वो काम आप कभी मत करना। अगर ऐसा रटने बैठ जाओगे ना तो आप ज़िंदगी भर इसको कभी याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आप उस तरीके से एक बार याद करके देखिए। अगर ना पसंद आए तो फिर उसके बाद ये तरीका भी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और वैसे भी अगर इसका वेटेज की बात की जाए तो एग्ज़ाम में, अगर व्यापम एग्ज़ाम की बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आता आर्थिक सर्वेक्षण का। ठीक है, सीजीपीएससी की अगर बात करें तो इस सीजीपीएससी में भी जो अभी का पैटर्न है उसके हिसाब से 6 से 7 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, और थ्योरी भी मिला लोगे तो 10 क्वेश्चन के आसपास इसका वेटेज बनता है। ठीक है, इसमें कई सारे थ्योरी भी पोर्शन दिए हुए हैं तो उनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक साल ऐसा हुआ है सीजीपीएससी में कि इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद लोगों ने पढ़ना चालू किया आर्थिक सर्वेक्षण को। उसके पहले तक कोई सीजीपीएससी में ये सब नहीं पढ़ता था मेरे ख्याल से। ठीक है, मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं है लेकिन मैंने और उसके ऊपर का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं इतना बता रहा हूँ जितना मैंने सुना है, उसके पहले कोई सीजीपीएससी में आर्थिक सर्वेक्षण तो कभी पढ़ता नहीं था। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप इसको डाउनलोड करो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की आर्थिक सर्वेक्षण की बुक परचेस मत करना। ठीक है, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट के बुक वाले केवल लिमिटेड आपको डेटा देते हैं। ठीक है, वो रट के आप लोग जाओगे और अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आप एक काम करना, इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना और उसको कई बार खुद से पढ़ के देखना। ठीक है, जब तक आप उसको पढ़ोगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाला, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला लिख देता 2016 में इसकी विकास दर इतनी है, इसकी विकास दर इतनी है, वो सब ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या वो जो डेटा उसमें लिखा हुआ है उसका आपको बैकग्राउंड पता है? अगर नहीं पता है तो जब तक आप ये बुक पढ़ोगे नहीं तो आपको उसका बैकग्राउंड कैसे पता चलेगा? तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये बुक एटलीस्ट एक बार पढ़ना है। ठीक है, ओरली और एकदम थॉरोली दोनों काम करना है। ठीक है, मैं आपको अपने हिसाब से बताऊंगा लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको उसको एक बार पढ़ना है। जब इसको आप एक बार पढ़ोगे और आपको चीज़ें क्लियर होना चालू होगी तो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन बनेंगे और ये मैं गारंटी देता हूँ।
ठीक है। मैं आपको जिस पैटर्न में पढ़ाऊँगा वो आधारित है आपके पुराने जितने भी समय में पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, उस पे आधारित ये डेटाबेस मैंने बनाया है। ठीक है, डेटाबेस बनाया मतलब क्या, बुक में दिया हुआ है उसको मैं छाप के यहाँ पे बता रहा। ठीक है, आपका काम क्या है कि इसको एक बार देखना, उसके बाद क्या करना, बुक पढ़ना, और जो जो चीज़ें मैं अलग बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैं कई सारी चीज़ें गूगल भी करके आया हूँ, ठीक है, उन सबको भी एक बार ना चेक करना, और उसके बाद फिर इसको पढ़ना और इसका अपने से खुद से नोट्स बनाना। ठीक है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स के भरोसे मत बैठना, मेरी आपसे यही गुजारिश है, क्योंकि वो लोग भी यही छाप के बैठे हैं। ठीक है, तो बेटर है कि आप फ्री में इसका PDF डाउनलोड करो और इसका एक छोटा सा नोट्स बना लो 20 से 50 पन्ने का, जो कि आपको याद रहे। एटलीस्ट इतने डाटा जितने मैं बता रहा हूँ उतने तो कम से कम याद ही कर लो, फिर आगे आपकी इच्छा तो करना है तो करो। ठीक है, इसके अलावा हमारे YouTube चैनल का प्लेलिस्ट कंपलसरी आप चेकआउट करो, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट है। मंडी निरीक्षक के 21 वीडियो कंप्यूटर के मैंने बना दिए हैं, उसका लिंक ऊपर भी मिल जाएगा आपको। और इसके अलावा ACF की जो पर्यावरण सब्जेक्ट की सीरीज मिल रही है उसका भी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में और भी सब्जेक्ट के लिंक है, आप जाके टाइप करके देखो। ठीक है, तो आपको उसका फ़ायदा होगा। उसके बाद आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है। आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें आप टैप करके मुझे अपने नाम और लोकेशन के साथ साथ भेजें, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ग्रुप में कई सारी सर्विसेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उस सर्विसेज का फ़ायदा उठाइए अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से देना है तो। लेट इट बी, आप ज्वाइन होते तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों को ज्वाइन कराइए। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2020-21। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या है? इकोनॉमिक सर्वे आपके बजट के 2-3 दिन पहले आपका आता है, और उसमें क्या होता है, जो हमारे वित्त मंत्री रहते हैं वो पिछले साल के जो भी हमारे इकोनॉमी में हौच पौच हुए हैं, मतलब पिछले साल का डेटा, ठीक है, वर्तमान में हमारे क्या क्या प्लान हैं और भविष्य में उसका किस तरीके से विस्तार किया जाएगा, और भविष्य में सरकार कौन कौन सी योजनाएं ला सकती हैं, उसका एक रोड मैप होता है। ठीक है, मतलब आपका पास्ट भी होता है इसमें, प्रेजेंट भी होता है, प्रेजेंट के डेटा वगैरह भी होते हैं, इसके अलावा आपके फ्यूचर की प्लानिंग भी होती है, तीनों चीज़ होती है। उसके बाद बजट में क्या होता है, इनके लिए आपका बहुत सारी मदें आवंटित की जाती हैं, जो कि आपको बजट में डिटेल मिलता है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो हमारे सरकार का एक तरीके से कह सकते हैं रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है, और उसमें सभी प्रकार के आपको डेटा वगैरह दिए रहते हैं। ठीक, तो इकोनॉमिक सर्वे का ये इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया। इकोनॉमिक सर्वे जो छत्तीसगढ़ सरकार का आया था 2020-21 का, वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले कुछ डेटा हमको भारत सरकार के बारे में दिए हुए हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर दी हुई है इकोनॉमिक सर्वे में 2019-20 के लिए 4.2%, 2020-21 के लिए दी हुई है -7.7%। ठीक है, एक और चीज़, इकोनॉमिक सर्वे में जो भी डेटा दिया है उसको आंख मूंद करके विश्वास के साथ रट लो। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए CGPSC में कोई क्वेश्चन आता है, अगर मान लो भारत की विकास दर 20% भी लिखा है ना आज की डेट में, तो आप 20% ही करके आना, क्योंकि आपको बोलेगा कि वो दावा आपत्ति लगाओगे आप, तो आपको प्रमाण मांगेगा। प्रमाण कहाँ से दोगे? प्रमाण कोई ऑथेंटिक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना आपके पास। इकोनॉमिक सर्वे आपके गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, आप उसको प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो। हालांकि CGPSC कई बार अपने विशेषज्ञों की राय लेके आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को भी नहीं मानता है। काइंड ऑफ एग्जाम्पल, 2 साल पहले का क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ में राज्य वन क्षेत्र की स्थिति कितनी है, तो इकोनॉमिक सर्वे में आपका 4थी दी हुई है और आपका आंसर 3rd ले गया था मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरीके के मिस्टेक होते रहते हैं, और एक एक क्वेश्चन से आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, मेंस में अपीयर होने का। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप इतना करिए कि गवर्नमेंट की जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह में जो भी डेटा दिए होंगे उसको आप कंपलसरी सत्य मानते हुए टिक करके आना है। अदरवाइज़ आप ही बाद में पछताओगे, क्योंकि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की अगर आप बुक पढ़ लेते हो और उसमें कुछ और डाटा दिया हुआ है और उसको सत्य मानते हुए आप टिक करके आ जाते हो, और फिर आप देखते हो घर में आके कि इकोनॉमिक सर्वे पे कुछ और डाटा दिया हुआ है, तो
आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले को पकड़ के नहीं बोलोगे कि इसका प्रमाण आपने कहाँ से दिया था, ठीक है। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला बुक वाला आपकी मदद करने कभी नहीं आने वाला, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। अभी जो छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति हुई है, आपके ACF CGPSC में जो आंसर जो बोल रहे हैं, कई सारे आंसर गलत लिए हुए हैं CGPSC ने, ठीक है। तो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला आगे से आकर पहल नहीं कर रहा, ठीक है। बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ छोटे छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो कि आप जिनका फैन बेस उतना नहीं है, ठीक है, वो सारे लोग आगे आके अप्रोच कर रहे हैं कि स्टूडेंट की तरफ से कोई पहल कर सके, लेकिन बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला कोई साथ नहीं दे रहा भाई। तो प्लीज़ अगर ऐसा होता है तो उसके जवाबदार आप ही होंगे और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला नहीं होगा। तो उनके डेटा रटने से अच्छा आप आर्थिक सर्वेक्षण के डेटा रटिए प्लीज़, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा। 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत की जो विकास दर है वो 4.2% दी हुई है, ठीक है। GDP ग्रोथ रेट 2020-21 के अनुसार भारत की जो आर्थिक विकास दर दी हुई है -7.7% दी हुई है, ठीक है। और इसको हम लोग समझ भी सकते हैं कि भारत की ग्रोथ रेट नेगेटिव होने का कारण भारत में एक बहुत ज़्यादा मेजर इम्पैक्ट कोविड का पड़ा, और कोविड की वजह से ग्रोथ रेट -7.7% हो गई, ठीक है। एक समय भारत की विकास दर एक क्वार्टर में 4 क्वार्टर में गणना की जाती है आपके GDP ग्रोथ रेट की, ठीक है। मतलब 4 महीने में 4 12 होता है, सॉरी 3 महीने में गणना की जाती है और 3 चौक 12 होता है। तो हर क्वार्टर में आपका विकास दर निकाला जाता है और उसके बाद उसका एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, वही आपकी फाइनल GDP ग्रोथ रेट रहती है। तो एक क्वार्टर में हमारे देश की विकास दर -23% तक गिर गई थी, ठीक है। तो उसका मेजर इम्पैक्ट हमको यहाँ पे दिखता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में केवल कोविड का ही इम्पैक्ट पड़ा विकास दर में, आपको रियलिटी भी पता होना चाहिए कि भारत के कई सारे सेक्टर जो थे वो लगातार फॉल हो रहे थे कोविड के पहले भी, ठीक है। भारत की विकास दर जो कभी 7.5-8 के आसपास चल रही थी, वो एक बार 5.2% के आसपास थी, उसके बाद फिर और नीचे गिरी थी। तो हमको एक डिक्लाइन दिख रहा था आपके इकोनॉमिक ग्रोथ में, ठीक है। और कोविड आ गया तो उसने और अच्छा काम कर दिया जो नीचे जा रहे थे हमारी इकोनॉमी है वो भी और नीचे चले गई, और भारत की अभी स्थिति ये ऐसी हो गई कि भारत में आर्थिक मंदी का संकट आने वाला है, ठीक है। मंदी में क्या है कि हमारे मार्केट में कैश फ्लो ही नहीं है। आपने पेपर में अगर पढ़ा होगा तो पेपर में दिया हुआ है कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो नोट छापने की योजना कर रहा है, ठीक है। नोट छापेगा तो अभी जैसे कि आपको पता होगा 100 रुपये पेट्रोल चला गया, नोट छापेगा तो वो बाज़ार में कैश का फ्लो कराना चाहता है, ठीक है। तो आपको थोड़ी चीज़ें समझनी होगी इसके पीछे क्या होता है। जब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग GDP और इसके ऊपर इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है इन्फ्लेशन और मंदी का, वो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो ये विकास दर -7.7% दी हुई है। हाँ, एक और चीज़, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े पढ़ने से पहले आपको उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब मैं ये यहाँ पे ये नहीं बताने वाला GDP किसको बोलते हैं, ठीक है। GDP आपको जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगा तब मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा कि GDP होता क्या है, ठीक। छत्तीसगढ़ की कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उसमें छत्तीसगढ़ के पहले जनगणना के आंकड़े दिए हुए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या थी 2.55 करोड़, जो कि जनगणना के हिसाब से छत्तीसगढ़ देश का 16वां बड़ा राज्य है। देखो, अब आप मेरे से डिबेट कर सकते हो उस पर कि भारत में पहले कितने थे, 29 राज्य थे, जो कि अब 28 राज्य हो गए, क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, ठीक है। अब उनके केंद्र शासित प्रदेश बनने से जो ये आंकड़ा है 16वां बड़ा राज्य, इसमें हो सकता है चेंजेस आए हों, लेकिन हमको आर्थिक सर्वेक्षण में जो दिया हुआ है उसी को रटना है। तो भारत का अभी 16वां बड़ा राज्य मतलब 16वां बड़ा राज्य है, ठीक है। अब वहाँ पे वाद विवाद करने मत पहुँच जाना। कुल जनसंख्या दी हुई है जो कि राज्य की कुल जनसंख्या पूरे भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है, ठीक है। भारत की जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार 121 करोड़ थी, ठीक है।
और वो 121 करोड़ का लगभग 2%, 255 होता है। तो उतना मान के चलना है कि ये 2.11% है। लिंगानुपात या फिर सेक्स रेशियो, ठीक है, मतलब 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं वो आपका लिंगानुपात बताता है, ठीक है। 991 अभी है, हमारे छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है और भारत में ये 5वां स्थान रखता है लिंगानुपात की दृष्टि से, ठीक। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात जो है वो 1001 है। उसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात दिया हुआ है 956। इस डेटा को आप याद रखिए, ठीक है। एक और डेटा दिया हुआ है साक्षरता दर, 70.3% दिया हुआ है कि हमारी छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.3% है। लगभग 80% आपके पुरुषों की साक्षरता दर है और आपकी महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 60% के आसपास है। दोनों का एवरेज अगर निकालें तो 70% के आसपास होता है। और ये क्वेश्चन CGPSC लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक आंकड़े जो आपको आर्थिक सर्वेक्षण के शुरू पेज में दिए हुए हैं। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों पर चर्चा करें, जिसमें सबसे पहले आपका शिशु मृत्यु दर। बेसिकली शिशु मृत्यु दर होता क्या है वो देख लेते हैं। प्रति 1000 जीवित जन्म पर मृत बच्चों की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। मतलब 1000 जीवित जन्म होते हैं तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पैदा होते साथ ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो प्रति 1000 पे कैलकुलेट करते हैं कितने बच्चों की मृत्यु हुई है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, ठीक है, तब शिशु मृत्यु दर थी 77 प्रति 1000, ठीक है। लेकिन 2018 में जो सर्वे किया गया था उसके आधार पर 41 प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। मतलब अभी भी हमारे देश में, देश में बोलता हूँ, हमारे प्रदेश में 41 बच्चों की मृत्यु हो जाती है 1000 जीवित जन्म पर, ठीक है। लक्ष्य क्या रखा हमने? सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के अनुसार, SDG का मतलब वही होता है, 2030 तक हमको इसको 15 प्रति 1000 लाना है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में दिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली शिशु मृत्यु दर का कारण क्या है? अब हमारे प्रदेश, वैसे आपको पता ही होगा, हमारे प्रदेश का रायपुर को छोड़ दिया जाए और सेंट्रल बेल्ट को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे अभी ऐसे इलाके हैं जो कि जहाँ पे आदिवासी रहते हैं। पहली चीज़ तो उनमें अशिक्षा है, मेन कारण है। इसके अलावा वहाँ पर संसाधनों की कमी बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हमारे पूरे दुर्गम अंचल में है जहाँ पर आपकी कोई फैसिलिटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा उनकी परंपराएं, ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से जितने भी आदिवासी अंचल के लोग हैं वो संस्थागत प्रसव नहीं करा पाते हैं, ठीक है। संस्थागत प्रसव मतलब हॉस्पिटल जाके डिलीवरी नहीं करा पाते, ठीक है। तो उनके घर में आज भी क्या बोलते हैं, दाई आई जो भी बोलते हैं, वो उनकी सहायता से बच्चे का जन्म होता है घर पे, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि या तो माता की मृत्यु हो जाती है या फिर बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा मेन कारण है। क्या कहना चाहिए, आपके शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर का भी है, ठीक है। इसी क्रम में हम लोग मातृ मृत्यु दर का भी देख लेते हैं क्या होता है। मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है। मतलब 1 लाख बच्चे अगर का जन्म हुआ, जीवित जन्म, ठीक है, तो उसमें से ऐसी कितनी माताएं जिनकी मृत्यु हो जाती है आपके बच्चे के पैदा होते साथ ही, ठीक है। तो वो हम लोग आंकड़े कुछ देख लेते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। ये हमारी जनगणना का एक हम सैंपल लेते हैं किसी भी एरिया का और उसके आधार पर हम लोग गणना करते हैं, ठीक है। इसको SRS रिपोर्ट बोलते हैं या फिर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। जब पहली बार ये किया गया था 2001 से 2003 के बीच में, तो भारत की जो मातृ मृत्यु दर की स्थिति थी वो थी 301, छत्तीसगढ़ की स्थिति थी 379, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर अधिक हो रही थी, ठीक है। इसी प्रकार 2016 से 18 में भी गणना की गई तो 113 भारत की स्थिति है, छत्तीसगढ़ की 159 है, ठीक है। जो अभी भी चिंताजनक बनी हुई क्योंकि हमारा जो भारत का एवरेज है उससे ज़्यादा छत्तीसगढ़ का मातृ मृत्यु दर है, ठीक है। हमने क्या गोल रखा है, 2030 तक इसको 100 से कम लाना
हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि भारत में और छत्तीसगढ़ में और बाकी सारे क्षेत्रों में भी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का मेजर कारण क्या है। ठीक है, तो इसके लिए सर्वे किया जाता है जिसको बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS। ठीक है, जब ये सर्वे 2005-2006 में किया गया, ये था NFHS थर्ड, तीसरी दौर का जब सर्वे हुआ था, तब शासकीय अस्पतालों में जो प्रसव होते थे वो थे 6.9%। ठीक है, और NFHS 4 में 2015-16 के बीच में किया गया था, तब प्रसव होते थे हमारे प्रदेश में, ये प्रदेश के आंकड़े हैं ना, देश के नहीं है, ये दोनों के दोनों प्रदेश के आंकड़े हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। 2005-6 में जब NFHS सर्वे किया गया था तो शासकीय अस्पताल में प्रसव होता था 6.9%, NFHS 4 में ये 55.9% हो गया। ठीक है, इसी प्रकार संस्थागत प्रसव, ठीक है, अब शासकीय अस्पताल में भी होता है प्रसव और आपके प्राइवेट हॉस्पिटल में भी होता है, दोनों को मिला के जो रेशियो बना वो था 14.3%। ठीक है, NFHS 4 में ये सर्वे जब किया गया था तब 70.2% आपका संस्थागत प्रसव था। मतलब हमारे देश में हमारे प्रदेश में लगातार संस्थागत प्रसव की ओर रुझान बढ़ रहा है। ठीक है, और इसका मेजर कारण है जागरूकता, और हमने कई सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने चलाई है इसके लिए, जिससे संस्थागत प्रसव बढ़ा है और वही इम्पैक्ट दिखाई देता है हमको कम होते मातृ मृत्यु दर और आपके शिशु मृत्यु दर में। ठीक है, इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़े हुए कुछ और आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका GSDP, जिसको बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, मतलब ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, GSDP क्या होता है, GDP क्या होता है, उसको मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब पहले मैं आपको GDP बताता हूँ और उसी के बाद GSDP बता दूंगा। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, किसी भी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। ठीक है, इसमें स्टेट, राज्य का मतलब स्टेट नहीं है ना, देश है। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन एक बार पढ़ना तो उसमें समझ में आएगा राज्य मतलब होता क्या है। किसी राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आपका जो भी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, आपका GDP कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी राज्य के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए भारत एक राज्य है, मतलब देश है। ठीक है, अब वो देश है, अब उस देश के अंतर्गत आपके विदेशी लोग भी रहते हैं, देसी लोग मतलब हम लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि विदेशी लोग विदेश के हैं तो वो लोग मतलब उनका कोई मतलब GDP में कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे विदेशी लोग, लेकिन रह किस रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, राज्य की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ही रह रहे हैं, तो उनके द्वारा भी उत्पादित वस्तुएं व सेवाओं का मूल्य भारत की GDP में काउंट होगा। ठीक है, तो हम लोग मतलब देश के लोग और विदेशी लोग जो देश के अंदर रह रहे हैं, उन दोनों का अंतिम मौद्रिक मूल्य, वस्तुएं और सेवाओं के का अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या कहलाएगा, आप रहा है हमारा GDP कहलाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये याद रखना कि भारत के ऐसे लोग जो अब्रॉड में रह के प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका GDP में कोई रोल नहीं है ना, तो इसको ध्यान रखना। जैसे हमने अभी भारत के परिप्रेक्ष्य में GDP को देखा, वही सेम चीज़ आप छत्तीसगढ़ के स्टेट के अंदर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो वो होता है आपका सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब इस GDP की गणना दो तरीकों से की जाती है, एक होता है प्रचलित मूल्य पे, एक होता है आपका स्थिर मूल्य पे। प्रचलित मूल्य के डेटा को आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कभी एग्जाम में आपसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, स्थिर मूल्य या फिर इसको बोलते हैं बेस ईयर। ठीक है, हमने GDP को एक बेस ईयर के रेफरेंस में गणना करना चालू किया। ठीक है, तो हमने 2011-12 को एक रेफरेंस बनाया, उसके कंपैरिजन में वर्तमान की क्या स्थिति है हम लोग उसको मेज़र करते हैं GDP के, तो इसको बोलते हैं, इस प्रकार की गणना कहलाती है आपकी स्थिर मूल्य पर GDP की गणना। और यही एग्जाम में आता है, आपसे ऐसा पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की 2020-21 में स्थिर मूल्य पर GDP कितनी थी, तो आपको पता होना चाहिए -1.77%। ठीक है, अब देख रहे होगे आपको मैंने यहाँ पर टेबल में लिखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़, ये वर्ष दिया हुआ, वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है पता करके बताना मेरे को। ठीक है,
2012-13 एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसमें जीडीपी की स्थिति ये दी हुई है। अब यहाँ पे अलग अलग मैंने लिखा हुआ क्योंकि बुक में लिखा हुआ था ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको याद क्या करना है, अगर सब रटने बैठ जाओ ना तो आप भगवान हो, जैसे पहले बोला ना, ठीक है। अब ये बुक में लिखा था, चलिए मैं इसको लिख के यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन आपको रटना क्या है और CGPSC व्यापम वगैरह में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं उसके पैटर्न पे एक बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको वर्तमान का जीडीपी ग्रोथ रेट याद होना चाहिए। वर्तमान मतलब जो करंट हम लोग 2020-21 का पढ़ रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है, तो उसका आपको जीडीपी ग्रोथ रेट पता होना चाहिए। तो वो कितना है, -1.77%, ठीक है। तो हमको ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ पता होना चाहिए, वर्तमान का हमने लिख लिया, ये याद होना चाहिए। उसके बाद है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट कब सर्वाधिक थी, ठीक है, सर्वाधिक ये वाला डेटा याद होना चाहिए, ठीक है। सर्वाधिक कब थी, 2016-17 में 12-13 मतलब 12-13 ठीक है। उसके बाद तीसरा डेटा आपको याद होना चाहिए, कब न्यूनतम थी। न्यूनतम कब थी आपका 2020-21 में, ये डाटा हो गया। 3 डेटा हमने पढ़ लिए। उसके बाद चौथा डेटा आपको याद करना है कि कब ऋणात्मक थी, ठीक है। तो ऋणात्मक भी केवल एक ही ईयर में थी, वो है आपका 2020-21 में, ठीक है। तो अभी इसमें हमको 2 ही आंकड़े दिख रहे हैं क्योंकि ये वर्तमान भी है, ये न्यूनतम भी है, ठीक है, और ये नेगेटिव भी है। तो 3 डेटा तो इसी में हो गए, ठीक है। एक डेटा जो हमको याद करना है इस वाले खंड से, वो है आपका सर्वाधिक ग्रोथ रेट 12.13%। इसके बाद ये जो 9 साल का कितना हुआ, 4 5 4 9, ठीक है, मेरी गणना सही है। 9 साल का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो भी आपको याद होना चाहिए, वो था 5.09। तो अभी याद करो मेरे साथ। सबसे पहले बोलो न्यूनतम ग्रोथ रेट कितना था, -1.77%, ठीक है। ये 2020-21 में था, ठीक है। यही सबसे न्यूनतम था, यही ऋणात्मक था, और यही वर्तमान का ग्रोथ रेट है। वर्तमान मतलब जो अभी लेटेस्ट आंकड़े आए उसका ग्रोथ रेट है। उसके बाद 2016-17 में 12.13% ये हमारा क्या था, जीडीपी ग्रोथ रेट, जीएसडीपी ग्रोथ रेट, वो सर्वाधिक था, ठीक है। और जो एवरेज ग्रोथ रेट है हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का, वो था कितना, 5.09%। तो याद हो गया ये तीनों चीज़, ठीक है। तो आप ऐसे डेटा याद करो, और ये बाकी डेटा अगर याद करने का मन हो तो आप बुक में से देख लेना। ये सब चीज़ें मैंने बुक से देख के छापी है ना, वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जीएसडीपी ग्रोथ रेट बेसिकली होता क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा टर्सरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का ऐसा क्षेत्र जिससे हम लोग रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं। काइंड ऑफ एग्जांपल कृषि। कृषि क्या है, कृषि हमको गेहूं देता है, ठीक है। मान लो तो गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, हमने गेहूं पैदा किया, तो गेहूं का रॉ मटेरियल हम लोग को कहाँ से मिला, कृषि से मिला, तो वो प्राथमिक सेक्टर में काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग गेहूं को प्रोसेस किया और वो बनाया आटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, कच्चे माल से हमने एक प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, वो कहलाया हमारा सेकेंडरी सेक्टर। जहाँ पे हमको प्रोडक्ट मिलता है वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। हमने उसका प्रोडक्ट बनाने के बाद आटा बनाया, आटा बनाने के बाद उसके प्रकार पैकेजिंग वैकेजिंग करके उस पर अच्छा सा लोगो लगा के उसको मार्केट में सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल करना मतलब सर्विस देना। तो ऐसा सेक्टर जो कि सर्विस प्रदान करता है उसको बोलते हैं सर्विस सेक्टर, ठीक है, जो कि तृतीयक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, ये बेसिक लेमैन वाली परिभाषा है, ठीक है। आप जब अर्थशास्त्र पढ़ोगे कभी, अर्थशास्त्र क्या कि अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ पीएससी में तो जब भी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये लेमैन वाली परिभाषा नहीं लिखनी है, बुक वाली परिभाषा लिखनी है, ठीक है। जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको वाली परिभाषा भी बताऊंगा, लेकिन आपको ये मोटा मोटा चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्लियर ये। तो बेसिकली जीएसडीपी जो कैलकुलेशन होता है वो प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्सरी सेक्टर, तीनों का एवरेज मिला के हम लोग जीएसडीपी की गणना करते हैं। क्लियर इतना। तो अब देखते हैं हमारा प्राइमरी सेक्टर क्या है।
ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, कृषि के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जो आपके पहले चैप्टर में केवल कृषि के बारे में ही दिया हुआ है, और कृषि के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसका डिटेल एनालिसिस हम लोग तीसरे चैप्टर में करेंगे, जब हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कृषि के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ें शामिल होती हैं। कृषि के अंतर आपका पशुपालन, आपका मत्स्य पालन, आपका वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, ये सारी चीज़ें आपका कृषि के अंदर शामिल होती है, ठीक है। वो हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें खनन उत्खनन को जोड़ के प्राइमरी सेक्टर बनता है, ठीक। लेकिन जो पहले चैप्टर में जो आंकड़े दिए हुए हैं कृषि के, ये प्राइमरी सेक्टर नहीं है, कंफ्यूज मत होना। मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। फिलहाल तो आप केवल कृषि के आंकड़े रटो, ठीक है। तो इसके भी आंकड़े, ये जो जहाँ पे जीएसडीपी ग्रोथ रेट था वो स्थिर मूल्य पर था ना, मैं कोई प्रचलित मूल्य वाले आंकड़े आपको इस क्लास में नहीं बता रहा, ठीक है। और वो रटना भी नहीं है, जबरदस्ती क्यों हेडेक पालोगे आप, ठीक। तो ये भी स्थिर मूल्य पर आंकड़े हैं। कृषि के विकास दर हम लोग देखते हैं, ये आपके 6 फाइनेंशियल ईयर का कृषि विकास दर दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2015-16। सबसे पहले हम लोग को क्या याद करना है, मिनिमम कब थी, न्यूनतम कब थी, अधिकतम कब थी, वर्तमान का कितना है, एवरेज होगा तो एवरेज याद करना। ये 4 चीज़ें हमको याद करनी है, ठीक है। तो न्यूनतम इसमें देखते हैं, तो न्यूनतम थी आपकी 2017-18 में, अधिकतम इससे 1 साल पहले 2016-17 में, और एक निगेटिव कब थी आपकी 2015-16 और 17-18 में। 2015-16 में नेगेटिव ग्रोथ रेट का कारण ये था कि हमारे छत्तीसगढ़ के कई सारे जनपदों में सूखा पड़ा था, ठीक है, इसलिए आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव थी। उसके अगले साल उत्पादन अधिक होने पर कृषि विकास दर सर्वाधिक थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। उसके बाद अगले साल, जस्ट अगले साल आपका कृषि विकास दर क्या हो गई, नेगेटिव में फिर से आ गई, ठीक है। तो आपको 2 विकास दर याद रखना है। 2015-16 एक विकास दर हो गई, उसके बाद 1 साल छोड़ो, 1 साल में ही आपको याद रखना है, अगले साल ही आपका सर्वाधिक थी 21-28, ठीक है। 2017-18 में 10-90, ठीक है। ये 3 डाटा याद हो गया, 0.95, 10-90, ये नेगेटिव भी थी, ये डाटा भी याद करना है आपको, ठीक है। सर्वाधिक वाला डाटा याद कर लो। और न्यूनतम कब थी, -10.90, ठीक है। नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर हो वो सबसे छोटा होता है ना। अब मेरे को बेसिक मैथ्स बताने मत बोलना, ठीक है। ये न्यूनतम है, ये सर्वाधिक है, ये ऋणात्मक है, और ये वर्तमान का आंकड़ा कितना, 4.6, 461 ऐसा करके याद रखना। और एवरेज ग्रोथ रेट हमको याद रखना है 477, ठीक है। याद हो गया, चलो एक बार मेरे साथ दोहराओ। नेगेटिव ग्रोथ रेट बोलो, 0.95, माइनस 10.90, 10-90 और 0.95, ठीक है। आपका मैक्सिमम ग्रोथ रेट बोलो 21-28, ठीक है। वर्तमान का ग्रोथ रेट बोलो 461, एवरेज ग्रोथ रेट बोलो 477, ठीक है। और ऋणात्मक कौन कौन से ईयर में था आपके, कौन कौन से थे, 15-16 और 16-17 को छोड़ना है, 17-18, ठीक है। 2, और ये CGPSC का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि कृषि विकास दर ऋणात्मक कब थी। पहले इसका आंसर गलत लिया गया था, फिर उसके बाद रेक्टिफाई जब किया तो आंसर इसका सही लिया था, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ आर्थिक सर्वेक्षण के ही आंकड़े आप टिक करके आना, ठीक है। तो ये आपका हो गया कृषि। इसके बाद हम लोग 2 और क्षेत्र देखते हैं, सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, वो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। तो चलिए फटाफट से कुछ को और आंकड़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका उद्योग, और उद्योग क्षेत्र में भी आपको ऐसे ही करना है जैसा कि मैंने आपको कृषि क्षेत्र में बताया। सबसे पहले आप जो आपके बुक पे दिया हुआ वो तो लिख लो, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मैक्सिमम ग्रोथ रेट को याद करना है, वो है आपका 2018-19 में सर्वाधिक ग्रोथ रेट, ठीक है। 2020-21 में नेगेटिव में ग्रोथ रेट था, ये सबसे न्यूनतम ग्रोथ रेट है, ठीक है। न्यूनतम होने के साथ साथ ये वर्तमान का भी है और ऋणात्मक ग्रोथ रेट है, मतलब आपका 3 काम तो हो गया इसी में, ठीक है। वर्तमान का -5.28, न्यूनतम भी -5.28, ऋणात्मक भी -5.28, ठीक है। ये 3 काम आपका हो गया। आपका मैक्सिमम ग्रोथ रेट कितना है 9.40, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको। उसके बाद आपको एवरेज याद करना है 4.72, ठीक है, एवरेज ग्रोथ रेट उद्योग क्षेत्र का, ठीक है। ये सभी आंकड़े आपके स्थिर मूल्य पर ही है,
ओके, इतना करने के बाद आप ऐसे ही सेवा क्षेत्र का भी करो। सेवा क्षेत्र का आपका वर्तमान का ग्रोथ रेट कितना है? -0.75, ठीक है। सबसे मैक्सिमम कितना था? 8.32। सेवा क्षेत्र कभी ऋणात्मक में नहीं गया। तो आपसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि आपका ऋणात्मक में जिसका ग्रोथ रेट नहीं गया? तो आपका सेवा क्षेत्र, ठीक है। -0.75 इसका लोएस्ट ग्रोथ रेट है। आपका वर्तमान का ग्रोथ रेट है, ऋणात्मक कभी गया नहीं, तो आपको मैक्सिमम बस याद रखना है 8.32, ठीक है। इसके बाद एवरेज आपको याद रखना है 5.23, ठीक है। तो इतने सारे आंकड़े आपको याद करने थे। इसके अलावा पहले चैप्टर में और भी कई सारे आंकड़े दिए हुए हैं, वो आगे के चैप्टर के दिए हुए हैं। हम लोग जब आगे के चैप्टर पढ़ेंगे तो वो सारे आंकड़े को वहाँ कवर करेंगे, अभी यहाँ फिलहाल नहीं कवर करेंगे, ज़बरदस्ती मैसअप हो जाएगा। आप केवल इतना याद रखिए। मैंने एक और आपको एक चार्ट बना के दे दिया है, ये इसमें आपको क्या करना है, जो मेन काम का चीज़ था, जो मैंने अभी आपको रटवाने का तरीका बताया, वही चीज़ को आप एक सेपरेटली चार्ट बना के इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। जीएसडीपी कृषि उद्योग सेवा, ठीक है, 2016-17, 2016-17 ये सर्वाधिक आंकड़े हैं ना, सबसे ज़्यादा। किस समय में आपका सर्वाधिक आंकड़े थे, आप उसका डेट पहले लिख लो, 2016-17, 2016-17, 18-19, मतलब 17 के बाद क्या आया? 17 के बाद क्या है? एक 17-18 आता था, उसको छोड़ देना, 18-19 लिखना और 18-19 लिखना, ठीक है। ये रिपीट और ये रिपीट, ठीक है। ये काम आपका हो गया सर्वाधिक वाले में। 12-13 याद करना, 21-28 याद करना, 9-40 याद रखना और 8-32 याद रखना, ठीक है। अब इसको याद करने का एक और टेक्निक मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी ट्रिक है, कह सकते हैं। 9-40 आपको याद है ना, तो 8 चौक 32, बस ख़त्म, 8.32। तो इस तरीके से आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट किया करो यार आप भी, ठीक। तो ये था सर्वाधिक ग्रोथ रेट। न्यूनतम ग्रोथ रेट हम लोग देख लेते हैं फटाक से वैसी। जीएसडीपी कृषि उद्योग सेवा ऐसा लिख लेना। 20-21, 17-18 में आपको पता है, जैसे कि बीच वाला जो था वो बीच वाला के बाद वाला न्यूनतम था, मतलब 17-18। 20-21 फिर से लिखना, फिर 20-21, मतलब 3 20-21 है। बाकी कृषि क्षेत्र का 17-18, ये तो आपको एक्सक्लूसिव याद होगा, क्योंकि आपका 15-16, 16-17, 17-18, 16-17 में मैक्सिमम था और 17-18 में सबसे न्यूनतम था। तो ये कृषि क्षेत्र का तो आपको याद ही होगा। बस आपको कृषि क्षेत्र का याद करना है, बाकी सब वर्तमान के आंकड़े ही आपका न्यूनतम ग्रोथ रेट दिखाता है, ठीक है। 1.77 इसका -10.90, ठीक है, -5.28 उद्योग क्षेत्र का और 0.75 आपका सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया न्यूनतम आंकड़े। प्रैक्टिस करोगे ना इसको जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको याद होने की संभावना बढ़ेगी। ऋणात्मक ग्रोथ रेट देखते हैं। वैसे जीएसडीपी कृषि उद्योग और सेवा लिख लेना। 2020-21, ठीक है, ये ऋणात्मक ग्रोथ रेट है। जीएसडीपी एक ही बार ऋणात्मक हुआ है, -1.77। इसमें 15, 16, 17, 18 तो याद होगा, जो मैंने आपको कृषि के बारे में बताया था, ठीक है। 0.95 -10.90 और 20-21 में उद्योग क्षेत्र, ठीक है। तो इन दोनों का ऋणात्मक ग्रोथ रेट और वर्तमान ग्रोथ रेट एक ही है, मैंने जैसा आपको बताया था। ये -5.28 हो गया, ठीक है। सेवा क्षेत्र जैसे मैंने बताया कभी ऋणात्मक गया ही नहीं, तो इसको आप डैश कर देना, ठीक है। तो ये 3 टेबल ही है मेन आपको, जिसको याद करना है पहले चैप्टर से, ठीक है। तो इतना सारा जो मैंने अभी आपको बताया उसका कंक्लूजन केवल ये 3 टेबल पे है, ठीक है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करेंगे, आपको फाइनली ये 3 टेबल दे देंगे, ठीक। ऐसे करोगे तो कभी याद नहीं होगा, ठीक है। ये याद करने के लिए, अंतिम रूप से इसको याद करने के लिए आपको पहले बेस पता होना चाहिए और उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके लिए आपको आर्थिक सर्वेक्षण एक बार पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको जितना बताया है वो भी सुनने के बाद आप एक बार बुक खोल के पढ़िए, ठीक है। खुद से एनालिसिस करिए, आपको कोई शॉर्ट तरीका और समझ में आता है तो उसको लिखिए, ठीक है। और इस तरीके से टेबल बनाइए, और यही इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस बनाना। वो खुद का अगर आप बना के रखोगे ना तो आपको एग्ज़ाम हॉल में ये काम आएगा, ठीक है। इसके आगे का जो चीज़ें हैं हम लोग 1 बाय 1 करके धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसके लगातार वीडियो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं 1 से 10 तारीख तक का, 1 जून से लेकर 10 जून तक का आपको
10-10 दिनों का लगातार करंट अफेयर दूंगा। करंट अफेयर की वीडियो 1-2 दिन में आ सकती है, थोड़ा डिले भी हो सकता है, ठीक है। जब भी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका काम क्या है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए एटलीस्ट उन लोगों को जिनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के पैसे नहीं हैं, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, ACF और CGPSC CG व्यापम से जुड़े हुए सारे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो ज़रूर शेयर करिए उनको। और इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बनिए, उसमें लड़के एवं लड़कियों का अलग अलग ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिए। कम्युनिटी जितनी बड़ी होगी उतनी ही हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर, हम दोनों मतलब आप और मैं, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, कोऑपरेट करिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए इस तरीके के कंटेंट्स रेगुलरली बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।